नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और फ्रिक्वेंसी। इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए गिवन माइक्रोस्टेट। तो जितनी किसी एक माइक्रोस्टेट में माइक्रोस्टेट्स होती हैं तो उस नंबर को हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से जानते हैं, या इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइक्रोस्टेट भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए गिवन माइक्रोस्टेट इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड विद द कैपिटल W। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे हमारे पास अभी हमने देखा था कि हम जो है 3 पार्टिकल 2 कंपार्टमेंट में डालते हैं। तो 3 पार्टिकल हमारे पास अगर A B C हैं, तो जैसा कि मैंने बोला था कि मान लो पहले कंपार्टमेंट में एक A पार्टिकल है और दूसरे में B और C, या पहले में B पार्टिकल है दूसरे में C और A, या पहले में C है और दूसरे में A B। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो मैक्रोस्टेट है कि पहली स्टेट में एक पार्टिकल है और दूसरी में 2 हैं, इसको हम 1-2 मैक्रोस्टेट बोलते हैं। और 1-2 मैक्रोस्टेट की हमारे पास जो है 3 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास यहाँ पे होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जो माइक्रोस्टेट 1-2 है उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 3 हमारे पास होगी। तो पीछे के टेबल जो हमने पहले किए थे उन पे भी आप नज़र मार सकते हैं कि एक मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं। तो उन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो एक मैक्रोस्टेट में हैं उस नंबर को हम जो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उस मैक्रोस्टेट की। तो इसी तरह से हमारे पास अगर हम बात करें 0-3 और 3-0 मैक्रोस्टेट की, तो उस केस में हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि उस वाली मैक्रोस्टेट में एक ही माइक्रोस्टेट है, तो इसलिए उस मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो 1 होगी। तो जैसे कि यहाँ पे देखा हुआ कि हमारे पास जो 1-2 मैक्रोस्टेट होती है उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 2 है। 2-1 की भी हमारे पास जो है 3 होती है। अगर हम 3-0 मैक्रोस्टेट की बात करेंगे तो उसके केस में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 1 होती है और 0-3 की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है 1 होती है। तो इस चीज़ को जो पिछले टेबल हैं उनको देख के ईजिली बता सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे इस टेबल को देखें जिसमें कि हमने 4 पार्टिकल 2 कंपार्टमेंट में डाले हुए हैं, तो अगर हम इस जो हमारे पास ये वाली माइक्रोस्टेट है इनको देखें तो हम क्या बोलेंगे, पहले में भी 2 दूसरे में भी 2, तो AB या CD, AD या BC, मतलब पहले में AB पार्टिकल दूसरे में CD। तो कोई भी पार्टिकल पहले या दूसरे में आ सकता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे 6 माइक्रोस्टेट हैं, मतलब 2 पहले कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में। जब हम 4 पार्टिकल को 2 कंपार्टमेंट में डालते हैं तो हमारे पास 2-2 जो माइक्रोस्टेट है, 2-2 माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग 6 माइक्रोस्टेट हमारे पास होती हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 2-2 माइक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो 6 होगी। उसी तरह से अगर आप इसको देखें जो कि 1-3 मैक्रोस्टेट है, तो 1-3 मैक्रोस्टेट का मतलब कि पहले कंपार्टमेंट में एक ही पार्टिकल होगा और दूसरे कंपार्टमेंट में हमारे पास जो है 3 पार्टिकल होंगे। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी तरह से पॉसिबल है कि D पहले कंपार्टमेंट में तो जो बचे हुए 3 हैं वो दूसरे में, अगर A पहले में तो बचे हुए 3 दूसरे में, अगर B पहले में तो बचे हुए 3 दूसरे में। तो इस तरह से हमारे पास जो 4 पॉसिबल माइक्रोस्टेट हमारे पास बनी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 1-3 मैक्रोस्टेट की 4 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास यहाँ पे होंगी। तो बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट डिपेंड्स अपॉन वेदर द पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल और नॉट। तो बोलता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, मतलब आप पार्टिकल की पहचान कर सकते हैं
या उनकी पहचान नहीं कर सकते। जैसे आपके पास पार्टिकल हैं ABCD, आपको क्लियरली पता है कि ये पार्टिकल कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है। लेकिन मान लो ABCD के बजाय हमारे पास 4 सेम डॉट बॉल अगर हमारे पास है तो आप, और है भी एक ही कलर की, तो उस केस में चारों को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो हमारे पास जो है कम हो जाएंगी। वो कैसे कम होगी वो हम अभी आगे देखेंगे। तो बोलता है कि इफ पार्टिकल कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर देन ईच माइक्रोस्टेट हैज़ ओनली वन माइक्रोस्टेट। तो अगर हमारे पास जो चारों पार्टिकल हैं वो सेम हैं या आइडेंटिकल हैं, या हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, या उनको हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल बोलते हैं, तो उस केस में हमारे पास एक मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही माइक्रोस्टेट हमारे पास होंगी। और इसको भी हम जो पहले हमने टेबल किया है वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ पे, तो ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, मतलब ये D है, A B C है, मतलब आप पार्टिकल को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले में D है और दूसरे कंपार्टमेंट में A B C हैं। तो ये क्लियरली मेंशन्ड है कि 4 माइक्रोस्टेट आपके पास होंगी 1-3 माइक्रोस्टेट की। लेकिन हम इस नीचे वाले टेबल में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 4 पार्टिकल आपने इंसर्ट किए जो कि सिमिलर हैं, जिनको हम एक तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, या जो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो 3-1 जो हमारे पास मैक्रोस्टेट है, तो 3-1 का मतलब है कि तीनों ही पार्टिकल आपने पहले कंपार्टमेंट में डाले और तीनों ही A हैं, और चौथा भी ये है, तो सारे पार्टिकल हमारे पास आइडेंटिकल हैं। तो इस केस में हमारे पास जो माइक्रोस्टेट बनेगी वो बनेगी A पहले कंपार्टमेंट पे और A दूसरे में। तो 3-1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही माइक्रोस्टेट हमारे पास आएगी। तो मतलब 3-1 माइक्रोस्टेट है और A और A ये हमारे पास एक ही माइक्रोस्टेट है। तो किसी भी माइक्रोस्टेट को देख लो तो हर एक माइक्रोस्टेट के केस में एक ही माइक्रोस्टेट है अगर हम पार्टिकल्स को आइडेंटिकल यहाँ पे लेते हैं। लेकिन अगर हम इनको डिफरेंट लेते हैं ABCD, तो आपको पता ही है कि इनको अलग अलग लेने से हमारे पास जो माइक्रोस्टेट है वो बढ़ जाती है, जो कि इससे पीछे वाला टेबल हमारे पास है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो एंड माइक्रोस्टेट। मतलब W और कैपिटल W जो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट, और जो स्मॉल p है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। तो इनके बीच में क्या रिलेशन हमारे पास होता है, मतलब कैपिटल P जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट है, W जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, और स्मॉल p वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट है। तो इनके बीच में हमारे पास क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो बोलता है कि इफ़ ऑल द माइक्रोस्टेट्स ऑफ ए गिवन सिस्टम है इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्टेट इज गिवन बाई स्मॉल p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट and it will be equal to 1 divided by total number of microstates of the system। तो बोलता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होती है, 1 बटा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। तो जैसे हमने पहले देखा कि जब हम कॉइन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। एक हमारे पास होता है जो हमारे पास फेवरेबल इवेंट है, और बटे 2 होता है हमारे पास जो ऑल पॉसिबल आउटकम है। तो किसी भी माइक्रोस्टेट की और पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या मतलब है कि हमारे पास जो माइक्रोस्टेट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दी माइक्रोस्टेट्स आपकी बनेंगी वो सारी की सारी उसमें इन्वॉल्व होंगी। तो 1 बटा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट। तो उसमें सारी ही पॉसिबिलिटी होगी जितनी सारी माइक्रोस्टेट्स हमारे पास होंगी। लेकिन जो हमारे पास फेवरेबल इवेंट है वो हमारे पास 1 होगा। जैसे हमें कौन सी माइक्रोस्टेट चाहिए वो
हमें अगर कोई पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट चाहिए तो हमारे पास एक होगी, लेकिन उसमें टोटल पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हमारे पास जो है सारी ही हम लेंगे। इसको हम P से डिफाइन करेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो स्टेट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो स्टेट्स हमारे पास जो है हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन द गिवन मैक्रो स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो इसका एग्जांपल हम वैसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास प्लेइंग कार्ड होते हैं, तो प्लेइंग कार्ड में अगर हमें किंग चाहिए तो किंग हमारे पास जो 4 पॉसिबिलिटी होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि किंग हमारे पास मैक्रो स्टेट है, लेकिन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स उस केस में 4 होंगी, मतलब 4 किंग होते हैं प्लेइंग कार्ड में, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। लेकिन पूरा सिस्टम हमारे पास जो 52 कार्ड का है, तो इसलिए वहाँ पे 4/52 हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग हमारे पास आएगी। तो इसलिए हम उसी तरह से मैक्रो स्टेट भी करते हैं, क्योंकि एक मैक्रो स्टेट में कई माइक्रो स्टेट हमारे पास होती हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन द गिवन मैक्रो स्टेट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। लेकिन हमें पता है कि इससे पिछली वाली इक्वेशन में 1.9.1 में हमने स्मॉल p की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इस वाली इक्वेशन में भी स्मॉल p की डेफिनेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए गिवन मैक्रो स्टेट को हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उसको हम W से लिखते हैं, लेकिन 1/, टोटल ऑफ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल p। तो इसलिए p क्या बन जाएगा, W डिवाइडेड बाय स्मॉल p। तो P इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, W इंटू P, क्योंकि 1/, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हमारे पास क्या होती है, स्मॉल p के बराबर। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट इज प्रोडक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो स्टेट इज स्मॉल p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट इज P। तो हमारे पास ये रिलेशन होता है कैपिटल P इक्वल टू W इंटू स्मॉल p। P यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट है और स्मॉल p यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रो स्टेट। तो फिर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो स्टेट्स। मतलब इट इज़ फाउंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द सिस्टम। तो जब हम किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो हमें मान के चलते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग कंपार्टमेंट में हमारे पास जो है कितने पार्टिकल हैं। तो अगर हम सिस्टम को बहुत सारे कंपार्टमेंट में जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें और फिर ये बोलें कि कौन से कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए कंपार्टमेंट वो डिसाइड करता है हमारे पास माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स। तो बोलता है देयरफॉर नॉलेज ऑफ मैक्रो स्टेट इज़ एसेंशियल फॉर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए सिस्टम के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए हमें मैक्रो स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। मैक्रो स्टेट होती है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए गिवन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हमारे पास जो मैक्रो स्टेट होती है हमारे पास कि हमारे पास किस कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल हैं। तो जैसे 3-1 देखा हमने, तो पहले में 3 और दूसरे में 1, और दूसरे कंपार्टमेंट में हम बोलेंगे कि हमारे पास जो है 1 पार्टिकल और पहले कंपार्टमेंट में हमारे पास 3 पार्टिकल हैं। तो वो 3 पार्टिकल और 1 पार्टिकल उस सिस्टम की एनर्जी को बताएंगे। तो इट विल बी एक्सप्लेन दैट द कंपार्टमेंट में बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम सच एज एनर्जी मोमेंटम एक्स्ट्रा। तो हर एक कंपार्टमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम बताते हैं कि उस कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल की कितनी एनर्जी रहेगी, 1 पार्टिकल का कितना मोमेंटम रहेगा। तो उस कंपार्टमेंट में जितने पार्टिकल होंगे हम 1 पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड करके उस कंपार्टमेंट के बाकी पार्टिकल की एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या मोमेंटम हम फाइंड आउट
मोमेंटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलते हैं सपोज द टू कंपार्टमेंट डिफर विद रिगार्ड टू द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन देम। तो बोलता है अलग अलग कंपार्टमेंट में पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग हमारे पास होती है। तो वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मान लो हमारे पास दो कंपार्टमेंट हैं, हैं और जो कंपार्टमेंट 1 है उसमें पार्टिकल की एनर्जी है 5 माइक्रोजूल। मतलब पहले कंपार्टमेंट में एनर्जी कुछ और है, दूसरे में एनर्जी कुछ और है। तो पहले कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल की एनर्जी 5 जूल है और दूसरे कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल की एनर्जी 10 माइक्रोजूल है। तो इसलिए किस कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल हैं उसके हिसाब से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो हमारे पास 3 पार्टिकल हम लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो है यहाँ पे मैक्रोस्टेट लेते हैं। जैसे 3 पार्टिकल हमने लिए तो मान लो तीनों पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में आए और कोई भी पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं हुआ। तो इसलिए इस मैक्रोस्टेट के हमारे पास कितनी एनर्जी बनेगी, 3 कंपार्टमेंट हैं पहले कंपार्टमेंट में, लेकिन पहले कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल की एनर्जी है 5, तो 3 की कितनी होगी, 3 गुणा 5। तो इसलिए हमारे पास जो 30 मैक्रोस्टेट है उसकी जो एनर्जी होगी हमारे पास 15 माइक्रोजूल यहाँ पे बनेगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि 2 पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में डालते हैं और एक पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में डालते हैं। तो ये जो मैक्रोस्टेट है बनी 2-1। तो 2 पार्टिकल हैं पहले कंपार्टमेंट में, इसलिए 2 पार्टिकल की एनर्जी तो होगी 2 गुणा 5, क्योंकि पहले कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल की एनर्जी है 5 माइक्रोजूल, तो 2 की हुई 2 गुणा 5 माइक्रोजूल। लेकिन दूसरे कंपार्टमेंट में एक ही पार्टिकल है और उस एक पार्टिकल की एनर्जी होगी 1 गुणा 10, क्योंकि दूसरे कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल की एनर्जी 10 है। तो इसलिए टोटल एनर्जी हमारे पास इस मैक्रोस्टेट की कितनी बनी, 2 × 5 + 1 × 10, जो कि 20 माइक्रोजूल हमारे पास बनी। तो ये यहाँ पे तीसरा टेबल, सॉरी ये कॉलम तीसरा होना चाहिए था, दूसरा होना चाहिए था। और इसी तरह अगर हम 1-2 मैक्रोस्टेट लेते हैं तो पहले कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल, इसलिए उस एक पार्टिकल की एनर्जी होगी 1 गुणा 5, और दूसरे कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल, तो उन 2 पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, 2 गुणा 10, क्योंकि एक पार्टिकल की एनर्जी 10 माइक्रोजूल है, 2 की एनर्जी 2 गुणा 10 हमारे पास होगी। तो इसलिए इस वाली मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है 1 × 5 + 2 × 10, वो हमारे पास जो है 25 माइक्रोजूल एनर्जी हमारे पास होगी। उसी तरह से 0-3 का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीसरे कंपार्टमेंट में एनर्जी 3 गुणा 10 हमारे पास होगी, क्योंकि जो तीनों पार्टिकल हैं वो दूसरे कंपार्टमेंट में हैं। दूसरे कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल की एनर्जी है 10 माइक्रोजूल, तो 3 की एनर्जी कितनी होगी, 3 गुणा 10 माइक्रोजूल। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अलग अलग मैक्रोस्टेट की कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग एनर्जी हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल की हमारे पास होती है। तो इस टेबल से ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चलती है कि मैक्रोस्टेट के अकॉर्डिंग ही जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उसमें जो मैक्रोस्टेट्स हमारे पास बनती है, तो अलग अलग मैक्रोस्टेट की अलग अलग एनर्जी हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस। बोलता है कि हमारे पास परमुटेशन और कम्बिनेशन हमें वैसे तो हम इसको +1 में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा इसका हमारे पास जो रिवीजन सा है। बोलता है परमुटेशंस को हम अरेंजमेंट बोलते हैं। परमुटेशन होता है अरेंजमेंट बनाना पार्टिकल्स के, और जो हमारे पास कम्बिनेशन है उसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। तो अरेंजमेंट बनाने को हम परमुटेशन बोलते हैं और ग्रुप्स को फॉर्म करने को हम कम्बिनेशंस बोलते हैं। अगर हम परमुटेशंस की बात करें, जिनको हम अरेंजमेंट भी बोलते हैं, तो पता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हमने आपस में अरेंज अगर करना है, तो पता है उन सभी ऑब्जेक्ट्स में से अगर हम कुछ ही लें या ऑल उनमें से लें और उनको आपस में अरेंज करें, तो उसको हम परमुटेशन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। मान लो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ABCD, और ये हमारे पास क्या है, डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बोलता है अगर इन 4 में से हम 2 लें और उनसे
हम जो उनका हम अरेंजमेंट करें। तो 4 में से 2 हमने लेनी है, तो वो कैसे भी हम ले सकते हैं। हम AB भी ले सकते हैं, हम AC भी ले सकते हैं, हम BC भी ले सकते हैं, हम CD भी ले सकते हैं, या हम BA ले सकते हैं, इनका उल्टा भी ले सकते हैं। तो बोलता है इस तरह से जब हम इनकी अरेंजमेंट बनाते हैं 4 में से 2 पार्टिकल लेने पे, तो वो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, या आपने AB लिया, या आपने BA लिया, या आपने AC लिया, या CA लिया, या AD लिया, या DA BC लिया, या CB लिया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल पॉसिबल 12 अरेंजमेंट्स हमारे पास बनते हैं। तो इस तरह से जब हम बहुत सारे पार्टिकल में से कुछ सेलेक्ट करते हैं और उनसे हम जो है आपका अरेंजमेंट बनाते हैं, तो इन अरेंजमेंट्स को हम परमुटेशंस यहाँ पे बोलते हैं। तो बोलता है इन अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ देयर प्लेसिंग आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो बोलता है जब हम इन कुछ नंबर को जो हमने सभी ऑब्जेक्ट्स में से सेलेक्ट किए, इनसे जब हम नई अरेंजमेंट बनाते हैं इनके, तो बोलता है इन अरेंजमेंट को हम सीधे तरीके से भी लेते हैं, इनको हम उल्टे तरीके से भी लेते हैं। AB भी हम कंबाइन लेंगे और BA भी हम लेंगे, BC भी हम लेंगे, CB भी हम लेंगे, CD भी हम लेंगे, DC भी हम लेंगे, AD भी लेंगे, DA भी लेंगे, BD भी लेंगे, DB भी लेंगे। तो सारे पॉसिबल जो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, वो हमारे पास 12 अरेंजमेंट हमारे पास बनती है, और इसको हम जो है परमुटेशन का नाम दे देते हैं। तो द AB and BA आर 2 डिफरेंट परमुटेशंस। द परमुटेशन रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ n म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट टेकिंग R एट ए टाइम। तो हम क्या बोलते हैं कि परमुटेशन का मतलब है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं, और उन n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं और उनकी अरेंजमेंट हम करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर है वो हम दोनों ही तरीके से लेते हैं। तो सो वी से दैट 4 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 12 वेज बाय टेकिंग 2 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। तो हम क्या करते हैं कि जो 4 ऑब्जेक्ट्स ABCD हमने ली थी, उनमें से 2 ही अगर हम लें, उनका अरेंजमेंट्स हम बनाएं, तो हमारे पास टोटल 12 पॉसिबल अरेंजमेंट हमारे पास बनती है। हम बोलते हैं कि 12 परमुटेशंस हमारे पास यहाँ पे बनी, और हम इनको एक मैथमेटिकल फार्मूले से भी लिख सकते हैं 4P2। मतलब 4 ऑब्जेक्ट आपने ली, जो टोटल ऑब्जेक्ट है हमारे पास 4 है, लेकिन उनमें से हमने 2 ऑब्जेक्ट ली और उनसे जो है हमने अरेंजमेंट बनाया, तो 4P2। तो वो हमारे पास परमुटेशन होती है, और परमुटेशन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, PNR, या इसको हम NPR लिखते हैं। तो NPR स्मॉल n सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में है, तो यहाँ पे 4 है, और स्मॉल r वो आपका सबस्क्रिप्ट में है। तो NPR को हम परमुटेशन बोलते हैं, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन n फैक्टोरियल हमारे पास n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर के 3 to 1 तक हमारे पास होता है। उस तरह से n माइनस r का फैक्टोरियल भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास 4P2 हमने कैलकुलेट करना है, मतलब कि हमने 4 में से 2 ऑब्जेक्ट ली और उनसे अरेंजमेंट बनाया, तो हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे, वो बनेंगे 4P2, मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो 12 यहाँ पे बनेगा। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी पता कर सकते हैं कि एक परमुटेशन के अकॉर्डिंग, मतलब 4 में से आप 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं और उनसे अरेंजमेंट बनाते हैं, तो हमारे पास कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट या कितनी परमुटेशन हमारे पास वहाँ पे बनेगी।